हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम इस लेक्चर में आज आपका हाफ ईयरली 2025 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हो गया है। तो उसी पेपर को हम यहां पर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, वन वर्ड्स, राइट एंड रॉन्ग, सत्य असत्य हम जिन्हें बोलते हैं, और आपके सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर हल करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके जो सही विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो हमें पता है कि हमारा ये ए ऑप्शन जो है ये अद्वितीय हल को बताता है। ये किसको बताता है? अद्वितीय हल को। बी ऑप्शन जो है ये किसको बता रहा है? तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। बी ऑप्शन किसको बता रहा है? अनंत हल के लिए, नहीं सॉरी, ये समांतर, हाँ ये समांतर रेखाएं डी में। तो यहां पर कितने होंगे समांतर? जब रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं के हलों की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, मतलब कोई हल नहीं होता है यहां पर। ये कोई हल नहीं वाली कंडीशन है। और जब बिल्कुल तीनों चीजें बराबर होती हैं तब ये कंडीशन होती है रेखाएं समपाती हैं, और समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक भी जैसे हम बोलते हैं अनंत हल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ए है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है? द्विघात समीकरण का विभक्त कर। तो ये तो सीधा है, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समांतर श्रेणी आपको दी गई है और उसमें हमें क्या बताना है? सार्वंतर बताना है। तो आप देखें श्रेणी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब सार्वंतर कैसा होगा? पॉजिटिव। और कितने से बढ़ रही है? 6 से बढ़ रही है, मतलब इसका सार्वंतर क्या हो गया? 6 हो गया, सी ऑप्शन। फोर्थ में मूल बिंदु से दूरी दी गई है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² + y²। फिर आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो द्विघात बहुपद वो होगा जिसमें चर की क्या है? 2 की घात है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान पे चलें। किसी पेड़ की छाया यदि ऊंचाई के बराबर होती है तब आपकी क्या हो जाएगा? जैसे आपको पता है कि ये पेड़ की आपकी छाया शैडो है और ये उस पेड़ की हाइट है। ये दोनों यदि बराबर हो गई तो ये tan जो है यहां पर क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार, है ना? लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा h/s, और जब दोनों बराबर हो गए तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 कब होता है? tan 45 डिग्री पर। तो ये उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। दो त्रिभुजों के यदि आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो ये समरूपता की आपकी डेफिनेशन कहलाती है, तो वो समरूप कहलाएंगे। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है? द्विघात है इसलिए 2। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज से ऊपर होती है। कहां होती है? क्षैतिज से ऊपर। जब उन्नयन कोण बनेगा तो वस्तु हमेशा कैसी होगी? ऊपर होगी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। सभी त्रिभुज, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे? समबाहु। देखिए 3 आकृतियां समरूप होती हैं हमेशा। आप एक चीज याद रखें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग और सभी वृत्त, ये 3 आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं। यहां तो त्रिभुज पूछा था तो कौन सा? समबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सत्य असत्य के ऊपर 2 समरूप आकृतियां अनिवार्य रूप से सर्वांग सम होंगी। बिल्कुल असत्य है, हाँ इसका विलोम जरूर सत्य होता है, लेकिन समरूप आकृतियां का सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है और नहीं होंगी। ठीक है। घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि घात 2 है यदि तो शून्यक भी अधिकतम कितने होंगे? 2। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। बिल्कुल नहीं, असत्य है। समरूप मतलब क्या होता है? उनका रूप एक जैसा हो। भाई एक छोटी चीज है और ये वृत्त बड़ा है तो क्या इनका क्षेत्रफल एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये देखने में एक जैसे हैं, केवल इनका रूप एक जैसा है, ठीक है, लेकिन साइज माप इनका क्या है? अलग अलग है। अनंतता अनेक हल होने पर रेखाएं संपाती
होती हैं, बिल्कुल सही है। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो जब एक के ऊपर एक दो रेखाएं होंगी, जैसे मैंने कोई ये दूसरी रेखा दूसरे कलर से मैं बता रहा हूं आपको, ये रेखा है, ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बार टच कर रही हैं, और जितनी जगह टच करती हैं वही उनके क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो अनंत जगह टच कर रही है इसलिए अनंत हल होंगे संपाती की कंडीशन में। फिर आता है किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर सन है, यहां सन है, इसकी छाया इस साइड पड़ेगी, है ना, ये छाया पड़ रही है, ये शैडो है, और ये व्यक्ति की क्या है, हाइट है। तो उसकी करनी 3 गुना होती है यदि एंगल कितना हो यहां पर 30 डिग्री। तो चलिए हम बताएं, टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन शैडो, ठीक है ना। तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो हो जाएगा हाइट अपॉन शैडो। अब हमें किस किस के बीच रिलेशन बताना है, व्यक्ति की छाया और ऊंचाई के बीच। व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। तो यहां पर शैडो का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहां एक की जगह आ जाएगा s, और हाइट का मल्टीप्लाई होगा √3 गुना। तो ठीक है, शैडो उसकी हाइट से √3 गुना हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद किसी बिंदु का भुज शून्य है, भुज शून्य मतलब आपका x अक्ष का जो निर्देशांक शून्य है, तो वह x अक्ष पर स्थित होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो असत्य हो गया। x अक्ष पर यदि स्थित है तो उसका x का तो कोई निर्देशांक होगा ना, y0 होगा वहां पर, इसलिए भुज शून्य है तो x अक्ष पर नहीं, वो y अक्ष पर स्थित होगा, ये असत्य हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी सही जोड़ियों के ऊपर। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बिल्कुल 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसके बाद sec स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 बराबर है, यदि थीटा का मान तो क्या होता है, 1 होता है। इनके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य के लिए हम इनको बराबर 0 करेंगे, तो एक बार आएगा 2 और एक बार आएगा 3। अचर बहुपद की क्या क्या होती है, अचर बहुपद में जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1, ठीक है, तो उसके साथ x के ऊपर क्या होता है, 0, इसीलिए इसकी घात क्या होती है, 0। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है, 1/√3 का वर्ग कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये आपके सारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। चलिए, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। भाई रेखा बना रहा है इसलिए उसका नाम क्या है, रैखिक समीकरण। इसके बाद क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, हमारे श्रीधराचार्य जी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधराचार्य। आधारभूत समानुपातिकता का कथन मैंने यहां पर लिख के रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो कि अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये इसका कथन है। कई बार आया है, आप इसे जरूर याद करें, पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में आया था ये। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं से निर्देशांक, व्यास क्या होता है आपका, ये वृत्त है, और व्यास एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जा रही है, यहां आपका ये निर्देशांक दिया है और दूसरा निर्देशांक आपका ये, दोनों छोर के निर्देशांक आपको दिए हैं। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो केंद्र कहां होता है, व्यास पर मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, x और x को 5 और 3 8, और 8 उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 7 और ऋण 3 को जोड़ा तो कितना आया 4, और 4 का आधा कितना होगा 2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं यहाँ पर, x1 प्लस x2/2, ऐसे ही y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा प्रेक्षक मतलब जो देख रहा है उसकी आंख से वस्तु के बिंदु तक खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा, ये क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। जैसे कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपकी आंख से उस वस्तु तक की एक काल्पनिक रेखा यदि खींची जाए तो वही क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। इसकी मैंने डेफिनेशन भी यहां पर लिख दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करने हैं। चलिए तो मैं लिख दे रहा हूं 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। ये आपने 156 लिया, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, और इसका भाग भी जाएगा, तो 14 2 8 16, फिर हम 2 का भाग दें, 2 3 6, 2 राम 18, फिर हम इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए उसमें 13 का भागी जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 के ऊपर 2 की घात, 3 के ऊपर तो 1 घात, और ये 13, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा आपको लिखा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF ज्ञात करना है। तो 6 और 11 का HCF आप कैसे निकालेंगे? चलिए मैं यहां पर एक लाइन खींच दे रहा हूं और हम क्वेश्चन नंबर इसके अथवा को करेंगे और को। तो आप सबसे पहले 6 के जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितने होंगे? 2 गुणा 3 होगा। और 20 के जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये होगा 2 गुणा 5, है ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। HCF क्या होता है? HCF इनमें से जो भी कॉमन है केवल उसको लिखेंगे, तो केवल 2 ही इसमें कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो हम एक तो डायरेक्ट सीधे, यदि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएं। Px इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपका योगफल कितना दिया है आपको? -3 दिया है, तो ये हो जाएगा -3x, और गुणनफल आपको 2 दिया है, तो ये हो गया 2। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहां पर आपको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे, तो अब द्विघात बहुपद के इसके जो और वाला क्वेश्चन है उसके शून्यक भी आप ज्ञात कर लें। कैसे निकालेंगे आप इसके शून्यक? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यदि आपको शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? शून्य के। इसको आप यदि मध्य पद को तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आया आपका, x प्लस 2, और 5 कॉमन आ गया, तो यहां भी बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक में आपका x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका -2 भी आया और -5 भी आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको कि, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसको समीकरण के युग्म बनाना है केवल। तो हम माने कि पेंसिल को यदि आपने x माना और कलम को आपने यदि y माना, ये आप लिख लेंगे। तो आप ये हो जाएगा 5 पेंसिल 5x और 7 कलम का मूल्य 7y बराबर कितना दिया है? 50। और ऐसे ही 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 कलम मतलब 5y बराबर हो जाएगा 46। तो केवल हमें युग्म बनाने थे, नहीं करना है। उसके बाद जो अथवा दिया है आपका a1/a2 b1/b2 से हमें तुलना करके बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। देखिए, संगत की 2 कंडीशन होती हैं। संगत मतलब होता है मिलना, संगति करना। तो मिलेंगे कब? जब या तो वो प्रतिच्छेद करें तब मिलेंगे, या उनके अनंत हल हों या अनेक हल हों तब वो मिलेंगे, ठीक है ना। असंगत वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी? जब कोई हल ना हो। असंगत वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी? कोई हल नहीं। और रेखा तब कैसी हो जाएंगी? जब कोई हल नहीं है तो समांतर रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। प्रतिच्छेदी के लिए रेखाएं ऐसी होती हैं और अनंतता अनेक हल के लिए समपाती होती है। चलिए, तो अब हम देखें इनके जब हम अनुपात करें तो ये हो जाएगा 3/2। यहां जब b1/b2 का अनुपात करें तो हो जाएगा 2/3। तो ये तो पहले ही ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब ये प्रतिच्छेदी हो गई। ये रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 यदि है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी हैं तो फिर क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। प्रतिच्छेदी हैं तो हल कैसे हो जाएंगे? समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलें। चलिए इनको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। 9, 10 और 11 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो हम इसको पहले तो हम देखें कि 10 से के बाद कौन सा 4 का गुणा जाता है? 12, और फिर कौन सा आता है? 16। ऐसे यदि हम 250 के पहले वाला देखें तो 248 एक ऐसी संख्या है जो इसकी 4 की क्या है? गुणज है ना। तो इसके कितने हैं, ये कितनी संख्याएं हमें ये बताना है। तो हम इसका an वाला फॉर्मूला लगा दें। an, या फिर हमारे पास l होता है तो हम उसको l बोल देते हैं। ये हो जाता है a + n-1 इंटू d। हमें यहां पर क्या निकालना है? n निकालना है। l कितना हो गया? अंतिम पद 248। प्रथम पद है आपका 12 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है। d क्या है? 4 4 से बढ़ रहा है तो d हो जाएगा 4।
248 में से आप 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 236, और 4 को आप इसके बटे में करेंगे, बराबर रहेगा n-1। जब 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 59 n-1, तो n का मान कितना आ गया 59 और 160। तो ये तो हो गया इसका आंसर। फिर हम इसका देखें कि इसका कौन सा पद 78 है, तो अपन माने n वां पद 78 है, तो an बराबर हो जाएगा आपका, हमें n वां पद निकालना है, an बराबर हो जाएगा e प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने माना कि n वां पद 78 है, ठीक है, तो a कितना है 3 प्लस n मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है, और d 5 से श्रेणी बढ़ रही है इसलिए प्लस का 5, 78, और यहां पे 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। 5 इसके बटे में आता है, जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 बराबर n-1, तो n का बार मान आ जाएगा आपका 16। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी आपको दी है, इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, तो प्रथम पद तो हमें साफ साफ दिख रहा है, प्रथम पद कौन होता है, प्रथम पद ही होता है 3, तो सार्वंतर हमारा होता है दूसरे पद में से 1 में से पहले पद को घटाना, तो हो जाएगा -2। समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इनके समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग के लिए हम सीधा सूत्र लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहां पर मान रखें, n हमारा क्या है 10, 10/2, 2a कितना है 2 है, ये यहां पर कितना है 2, और d यहां कितना है, समांतर श्रेणी 5 5 से बढ़ रही है इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, और d कितना है आपका 5, तो ये 10 से आपने 2 को काटा तो ये आ गया 5, 9 पन्ना 45 और 2 दूनी 4, 45 और 4 49, 5 का जब आप 49 में गुणा कर रहे हैं तो 5 नाम 45 की 5, हाथ सलाई 4, पंचों को 20 और 4 24, ये आपका 245 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हमें देना है, तो समरूप आकृतियों के 3 उदाहरण तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज और वर्ग, और एक और लिखना है तो वृत्त। चलिए, 2 त्रिभुजों में समरूप होने के लिए प्रतिबंध तो हमें पता है बहुत आसानी से, पहला प्रतिबंध तो होता है संगत कोण बराबर हो, और दूसरा प्रतिबंध है संगत भुजाएं समानुपातिक हो। संगत भुजाएं, जो इनकी भुजाएं होती हैं संगत, वो कैसी होती हैं, समानुपाती, एक ही अनुपात में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 और 13 हम इनको सेपरेट कर लिया है मैंने। 12 में हमसे कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज हैं हमारे पास ABC, चलो तो मैं कोई 2 त्रिभुज बना लेता हूं ABC, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। यहां पर ये कह रहा है A 47 डिग्री है, चलिए ये मैंने सॉरी ये A है हमारा कितना 47, ये ABC हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है आपका जिसका नाम है DEF, दूसरा त्रिभुज है DF, यहां पर इन्होंने बोला E जो है वो 83 है, E कितना है 83, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताएं, यदि ये समरूप त्रिभुज है तो यदि यहां पर E 83 था तो इसका भी एक एंगल 83 होगा, ठीक है ना, तो मैंने यहां पर B मान लिया 83 है इसका, ठीक है। अब हमें C यदि ज्ञात करना है तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47 और 3 जोड़े 50, 50 और 8 हो गए आपके 50 और 80 हो गए आपके 8 5 13 130, तो ये तो 130 हो गए, तो बचा हुआ एंगल जो C है वो किसके बराबर होगा 50, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना 180, तो ये हो जाएगा C का मान, कोण C का मान हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए इसका अथवा कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया PQR, ये देखिए त्रिभुज हमने बनाया PQ और ये R, इन्होंने बोला है इन पर बिंदु क्रमशः E और F यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर E है और यहां पर क्या है F है, तो ये कह रहे हैं कि E और F को मिलाने वाली यदि EFQR के बताइए कि ये समांतर होगा कि नहीं, इन्होंने बोला। तो हमें मालूम है यदि EFQR के समांतर है, यदि मतलब होता है, तो ये अनुपात जो है इनके वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो PE अपॉन
ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। यदि ये बराबर है तो समांतर है रेखाएं, और यदि ये समांतर है तो ये बराबर होने चाहिए, इसका विलोम भी सत्य है। तो पी कितना है आपका, पी है आपका 3.9 अपॉन ई क्यू आपको दिया है 3, और पी एफ आपको दिया है 3.6, और यहां पर ये दिया है आपको 2.4। यदि आप इसको काट रहे हैं तो ये आ रहा है 1.3, और यहाँ इसको आप यदि काट रहे हैं तो आ रहा है 12×3 = 36, 12×2 = 24, 3/2 मतलब 1.5, जो कि बराबर नहीं है, मतलब रेखाएं समांतर नहीं है। कह सकते हैं रेखाएं जो आपसे पूछी हैं वो समांतर नहीं। ठीक है, ये आपका उसका हल लिखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु से अपन को 3 और 4 की दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला तो हमें पता है, √x² + y² होता है। दूरी के लिए हम d लिख देते हैं, डिस्टेंस। तो x कितना है 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √25, जो कि होता है 5। चलिए इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, तो ये तो सीधा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां पर हमने रखा, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गए तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, √8 मतलब कि 2 करणी 2। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये 4 में से 2 गए तो आपके 2 बचे, 1 में से -3 गए तो -2 बचे। हाँ ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 और 15 इस पेज पर है, मैंने सेपरेट किया है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इन्होंने बोला है कि Q और P, चलो मैं मान लेता हूं कि ये Q है और यहां पर कोई बिंदु P है, और कोई दूसरा बिंदु एक R है जो इनसे कैसा है, समान दूरी पर। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कैसी है, बराबर। तो यदि डिस्टेंस बराबर है तो हम तो फिर अंडर रूट इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, Q और R की और P और R की, है ना। तो Q और R की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, Q और R में से हम क्या करें, यहां पर x में से 0 को घटाएंगे तो होगा x² प्लस यहां पर हो जाएगा y2 - y, 6 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 बराबर। अंडर रूट लगाएंगे। इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, इन दोनों में करें हम x - 5 का स्क्वायर, x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 करेंगे तो 6 -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। चलिए दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, ये हो जाएगा x² + 25 इक्वल टू, ये अंदर से खोलेंगे अपन तो a² x² प्लस b² मतलब 25 -2ab मतलब 10x प्लस 81। ये आपके दोनों कट गए, तो -10x = 81 है, -10x को इस साइड लेके आए तो हो गया 10x = 81। x का मान आपका कितना आ जाएगा, 81/10 मतलब 8.1 आ गया। ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसका अथवा देखते हैं। हाँ, तो अथवा आपका क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए x अक्ष जब भी रहेगा तो वहां पर y का निर्देशांक क्या होगा, 0। ठीक है ना। और हमें पता है कि हम जब y का निर्देशांक निकालते हैं, यदि कोई रेखा है, ऐसी कोई रेखा है और ये इसको m1/m2 में दो बिंदुओं को क्या कर रही है, बांट रही है, तो हम इसके जो बिंदु इसको बांट रहा है उसके हम क्या निकालते हैं, x और y के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहां पर y तो 0 हो गया, y क्या हो गया यहां पर 0। तो y बराबर क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। तो जब ये y क्या हो गया आपका 0, तो ये हर भी यहां पर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल m2 y1। m2 y1 मतलब m2 तो हमें m1/m2 तो हमें निकालना है, m2 y1 कौन हो जाएगा, किसी को भी अपन y1 y2 मान सकते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा y1 और ये हो गया आपका y2। x से हमें कोई लेना देना नहीं है, m2 लिया है तो y1 मतलब -5 और m1 के साथ आ जाएगा आपका y2 मतलब कि 5। चलिए तो ये माइनस का है, पक्षांतर किया तो मैंने ये आ गया 5m2 = 5m1। ये 5 से 5 कैंसिल हुए तो m1/m2 ही मुझे फाइंड आउट करना था, ये कितना आ जाएगा 1/1।
तो ये m1/m2 कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ साइन 60 cos 30 है, साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ cos 30 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, है ना। ऐसे इसका उल्टा भी होता है। तो मैं 60 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 30, 60 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 को मैंने लिखा 90 माइनस 30, तो क्या बन जाएगा cos 30। तो यहाँ पर cos 30 बन गया, ये भी cos 30 पहले से है, इसको मैंने साइन 30 ही लिख दिया, और cos 60 को मैंने साइन 30 लिख दिया। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, है ना। तो साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 का जब वर्ग करते हैं, मतलब 30 से हमें लेना देना नहीं है, हमें तो एंगल यदि बराबर हैं और दोनों का वर्ग करते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1। चलिए यहां पर ही कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। अब यदि किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हैं, और ये तो हमें पता है कि त्रिभुज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे रेशियो लगते हैं, वो किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। अब ए और बी, ये आपका मान के चलिए ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये आपका सी तो यहां पर समकोण रहेगा, सी कैसा रहेगा, समकोण रहेगा। ये न्यून कोण है, तो हमें सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी है, यदि cos ए बराबर क्या है, cos बी। चलिए cos ए कितना हो जाएगा, हमें मालूम है कि cos जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। cos ए क्या हो जाएगा, देखिए जो एंगल होता है, यदि हम ए की बात कर रहे हैं तब ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, ठीक है ना। तो cos ए के लिए आधार बटे कर्ण होगा, आधार कौन है, ए सी, अपॉन कर्ण तो सबके लिए सेम है ए बी। लेकिन cos बी के लिए जब आप ये एंगल ले रहे हैं तो लंब सामने वाली भुजा बन जाएगी, आधार क्या बन जाएगी, बी सी, आधार कौन सी बन जाएगी, बी सी, बटे कर्ण, कर्ण तो सबके लिए वही है ए बी। तो यहां से ए बी कैंसिल हुआ, आपका आ गया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी का मतलब ये दो भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। इसका मतलब ये है कि एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये भी मैंने क्या है आपको सेपरेट यहां पर किए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि एक एपी का 17वां पद, चलिए एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, मतलब A10 से कितना देखे, 7 देखे, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे। हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो 17वां पद क्या हो जाता है, 17वां पद हमें उससे एक का मतलब A धन 16D होता है, और 10वां पद क्या हो जाएगा, A धन 9D धन 7। चलिए ए तो आपके घट जाएंगे, शून्य हो जाएगा, 16D 9D का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7D यहां पर बचेगा, इज इक्वल टू 7, 7 से 7 आपने कैंसिल किया तो D का मान क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, हमें ए एन दिया है, तो हमें पता है कि यदि यहां से 10 पद, तो मैं यहां से प्रथम पद निकाल लूंगा, प्रथम पद एन की जगह क्या हो जाएगा, 1 रखें, तो ये 4 और 3 7 होगा, एन की जगह मैंने 1 रखा। ऐसे ही 10वां पद कौन हो जाएगा, 10वां पद यदि हम एन की जगह 10 रखें तो 10 चौके 40, 40 और 3 43। चलिए अब मुझे पता है कि यदि मुझे S10 निकालना है, अंतिम पद मुझे पता है, तो ये होता है n/2 a प्लस एल, इसका फॉर्मूला होता है। यदि अंतिम पद मुझे पता है तो 10/2, ए मैंने कितना है निकाला 7, और एल निकाला है 43। 2 से 10 को मैंने 5 बार काटा, तो 5 का गुणा कितने में करना है, 50 में, तो कितना हो जाएगा 250, ये आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमसे कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, चलिए तो मैं एक वृत्त यहां पर ले रहा हूं, एक सेकंड, एप्लीकेशन शेप में मेरे पास एक वृत्त होना चाहिए, बैंक हम वृत्त ले रहे हैं एक, हाँ, तो इस वृत्त से क्या कर रहे हैं वो, यदि एक बिंदु P से, यहां पर कोई बिंदु है P, एक बिंदु P से
ओ केंद्र वाले, मतलब इसका जो केंद्र है ये क्या है, ओ है। हाँ चलिए ओ बना दिया, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला वृत्त पर पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं। चलो मैंने दो स्पर्श रेखाएं बनाई, एक यहां हो गई ये, और एक स्पर्श रेखा यहां बना दी। ये दो स्पर्श रेखाएं। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसकी जो जहां ये टच कर रही हैं वो रेडियस भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने रेडियस बना, और रेडियस हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ये आपका क्या हो गया 90। इस लाइन को भी अपन जोड़ ही देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बोल रहा है कि हमें एंगल, ये इसको अपन एक नाम दे दें ए, और इसका नाम दे दिया मैंने बी। तो मुझे निकालना है एंगल पी ओ ए, मतलब ये वाला कोण। ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, आपको ये तो दिया है दोनों स्पर्श रेखा कितने का कोण बना रही हैं, 80 का, ठीक है ना। अब देखिए स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हमेशा यदि उनसे उनके केंद्र को मिलाया जाए बाह्य बिंदु से, तो ये क्या करता है, ये जो है इसको समद्विभाजित करता है कोण को, ठीक है। तो ये 40 हो गया आपका, और ये भी 40 हो गया, ये 90 है। तो ये 90 और 40 अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखें, क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो 90 और 40 130 हो गए, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 50। इसलिए पी ओ ए कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको, कैसे लिखना है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये एंगल लिख लेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये 40 40 हो जाएंगे। ये तो एंगल लंब ही होता है, जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री होगा। तो 90 40, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज लग जाएगी इस ट्रायंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इन त्रिभुजों के कोणों का योग क्या होगा, 180। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। चलिए एक वृत्त खींचिए, चलिए एक वृत्त खींचिए, तो खींच लेते हैं एक वृत्त अपन। हमारे पास ये है। फिर उन्होंने बोला है कि इस, ये हमारा एक वृत्त हो गया, वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, चलिए एक मैंने दी गई रेखा मैंने ये बना ली, ठीक है ना। ये इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है कि एक स्पर्श करे। चलो तो इसके समांतर एक रेखा तो मैंने खींची, ये जो इसके समांतर है पहली चीज, और एक छेदक हो, तो दोनों इसके समांतर ही होंगी। चलिए ये हो गई, ठीक है ना। तो ये तो आपकी स्पर्श रेखा हो गई, ये आपकी छेदक रेखा हो गई, और ये दी गई रेखा के लिए बड़ी की मात्रा लगाएं, ठीक है। और इनके यदि नामकरण करें आप ए बी पी क्यू एम एन, तो ये भी लिख दें कि ए बी समांतर पी क्यू समांतर एम एन, ठीक है ना, क्योंकि समांतर खींचना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 19 20। चलो मैंने ये भी सेपरेट किए हैं, देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमें एलसीएम एचसीएफ हमें क्या है यहां पर दिया गया है। तो हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो एचसीएफ तो आपको दिया है, एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा उन संख्याओं का गुणा। संख्या कौन सी है, 96 और 404, बटे आ जाएगा एचसीएफ पक्षांतर करने पर। तो एचसीएफ का मान आपको दिया है, एचसीएफ का मान आपको दिया है 4। तो 4 से हमेशा बड़ी संख्या को काटे तो वो छोटी हो जाएगी, 101। 101 का जब हम गुणा करेंगे 96 में, तो 101 का 6 करेंगे 606, और हासिलाई आ जाएगी 60, और 101 का 9 में करेंगे 909, और 60 तो 96 96 इसका आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए 5 ऋण करणीय का परिमेय संख्या है, बहुत सरल है। हम सबसे पहले इसमें कैसा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल बोलते जा रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखें। तो हम इसको विरोधाभास से लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से, कि विरोधाभास से हम मानते हैं, विरोधाभास से हम मानते हैं कि 5 ऋण करणीय 3 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हमें लेना है, यहां पर विरोधाभास लेना है, परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है सॉरी 5 ऋण करणी 3 यदि एक परिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय क्या होता है, दो पूर्णांक हम कैसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, a अपॉन बी के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख लेते हैं। यदि ये परिमेय है तो a अपॉन बी के रूप में लिखा जाएगा, जहां हम कह सकते हैं हम a और b ऐसी संख्याएं ले रहे हैं, a और b ऐसी संख्याएं ले रहे हैं कि इनको और ना काटा जा सके। तो कब नई संख्याएं कटती हैं, जब दोनों कैसी हो, सहअभाज्यों को प्राइम संख्याएं हो, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य इसलिए लिखा है ताकि वे और ना काटी जाएं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5, इस a अपॉन बी को इस पक्ष में लेके आए तो ये हो जाएगा a अपॉन बी बराबर में आएगा √3, √3 को इस पक्ष में लिया। अब हमें मालूम है कि 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय, और a अपॉन बी तो अपन ने माना ही था परिमेय, a और b भी क्या है, परिमेय। तो हमें मालूम है कि परिमेय से परिमेय को घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय। परिमेय से परिमेय को हमने माइनस किया तो क्या आया, परिमेय, और क्या आ गई परिमेय, √3, परिमेय क्या आ गई, √3। तो ये तो विरोधाभास हो गया, ये इस कथन का विरोधाभास हो गया कि √3 परिमेय संख्या है। तो हम लिखें कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अपन इसमें एक लाइन लिख देंगे, तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, मतलब जो परिणाम है वो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यहां ऊपर लिख देंगे, ऐसा की जगह यह परिणाम है ना, यह परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना लिखना है हमें, कुछ नहीं करना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका sin 3/4 हमें दिया है, तो हमें cos और tan निकालना है। बहुत आसान है, देखिए साइन क्या होता है, यदि हम पहले एक त्रिभुज बना लें, मैंने एक ये त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, या फिर ठीक है ए बी सी, चलिए, या फिर ए को मैं एक काम कर रहा हूं, एंगल ए लिया है तो मैं ए को यहां ले लेता हूं, ए बी, ये एंगल है। तो यहां साइन ए दिया है, साइन क्या होता है हमारा, लंब, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्या है, बी सी, अपॉन कर्ण क्या है, बी ए, क्या ए बी, तो बी सी मतलब 3/4 हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया 3/4 दिया, मतलब एक चीज आपकी 3 मान सकते हैं हम, बी सी मतलब कि ये 3 मान सकते हैं, और बी ए मतलब कि ये 4। तो यदि ये 3 और ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, √ इसका 4 16, ये हो जाएगा 16 - 9, मतलब ये हो जाएगा √ आपका 7, ठीक है, ये 7 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है cos A। तो cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे आधार मतलब कि करणी 7/4, और tan A क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3, आधार क्या है √7, दोनों निकला। चलिए हमें सिद्ध करना है 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A बराबर tan², तो बहुत आसान है, 1 + tan² A क्या होता है आपका sec² अपॉन 1 + cot होता है आपका cos², ठीक है, sec को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos, और cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin, इनको जब पलटे तो ये हो जाएगा sin² अपॉन cos², और sin अपॉन cos हो जाएगा tan², ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चाहे तो इसको आप sin बटे cos के मान रख के भी कर सकते हैं, ये भी इजी है, वो भी इजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं।
चलिए बहुत आसान है ये भी, हम एक व्रत ले लेते हैं फिर से। ये हमारा एक व्रत है और व्रत का हम एक बाह्य बिंदु बना लेते हैं। ये व्रत का बाह्य बिंदु हो जाएगा, मान के चलिए P है, और P से हम स्पर्श रेखाएं खींचें, पतली सी खींच लेते हैं। चलिए एक स्पर्श रेखा आपने ये खींची और एक स्पर्श रेखा आपने, इसके बाद आपने व्रत का केंद्र लिया, यहाँ पर व्रत का केंद्र लिया O। ये हम मानते हैं कि जहाँ टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, A और B हैं, और यहाँ मैंने इनकी त्रिज्याएं ऐड कर दी। त्रिज्या ये हो जाएगी 1, इस बिंदु को भी मैं, इसके बाद मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। पहली चीज ये त्रिज्या है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल है, और यदि मैं एक त्रिभुज ये लूं, ऊपर वाला त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज ऊपर वाले का, POA, और नीचे वाला त्रिभुज लूं मैं POB में, तो तीन चीज यदि मैं बराबर कर दूं, RHS सर्वांग समता में लगा दूं। RHS सर्वांग समता क्या होगी हमारी, कि एक तो कोई भुजा बराबर हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल में क्या होता है, RHS में राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उसके बाद हाइपोटेनियस मतलब कि आपकी कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है OP, और एक भुजा मतलब क्या है OA। ठीक है ना, तो यहां तीन चीजें हमारी बराबर हो रही है। पहला तो एंगल A बराबर एंगल B हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। दूसरी चीज जो OA है वो OB के बराबर है क्योंकि वो रेडियस है। तीसरी चीज OP बराबर OP है जो कि कर्ण है। तो यहां पर RHS कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता लग गई। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये ट्रायंगल कैसे हो गए, POA बराबर सर्वांग सम हो गए ट्रायंगल POB के। तो जब ये सर्वांग सम है तो फिर उनकी ये जो भुजाएं हैं वो भी कैसी होंगी, संगत भुजाएं, बाई CPCT हम कह सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PA बराबर हो जाएगा PB। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, चलिए मैं सबसे पहले एक वृत्त फिर से ले रहा हूं। ये यहां पर एक वृत्त है और ये कह रहे हैं कि बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मैंने एक बिंदु भी बनाया बाहर की तरफ, ये बिंदु है Q, और इससे एक स्पर्श रेखा मैंने यहां वृत्त पर खींच दी। यहां जहां वो टच कर रही है उसका मैंने नाम दिया, जो टच कर रही है उसका मैं नाम दे दे रहा हूं A, दे दे रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ और तो नहीं बोला। हाँ, Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। हाँ बस, तो ये मुझे दिया है 40 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी 41 है। चलिए मैं केंद्र बना ले रहा हूं, केंद्र है, और ये जो केंद्र से हम इसको, केंद्र को तो हम O लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे कितनी दी गई है, 41 सेंटीमीटर। तो मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इतना तो मुझे पता है कि ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बनाती है। जो रेडियस है स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण होता है, तो ये कर्ण है। यहां त्रिज्या R यदि मुझे निकालनी है तो R हो जाएगा आपका कर्ण में से, कर्ण मतलब OQ में से, OQ का वर्ग में से हम इस भुजा को, इस जो भुजा बच रही है हमारी AQ, इसके वर्ग को घटा देंगे। तो OQ मतलब क्या है, 41 का वर्ग और माइनस 40 का वर्ग। 40 का वर्ग हो जाएगा आपका, करके देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं, 41 का 881 कुछ। चलिए 41 से कम 41, एक 4 हाथ सिलाई, 41 चौके हो जाएंगे, 4 चौके 16, 164, और 4 168, 1681 सही। तो ये हो गया 1681 और ये हो गया आपका 1600। तो ये बचा आपका 81। 81 किसका वर्गमूल होता है, आपका स्क्वायर रूट 9।
तो रेडियस हो गई हमारी 9, और सेंटीमीटर में बात चल रही थी तो सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमने हल करे हैं अलग अलग। चलती नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। 21 जो है ये आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 2x धन 3y को हल करना है। ये नहीं बोला है किस विधि से करना है, तो हम अपनी कोई भी विधि से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सॉरी विलोपन विधि लगा लेते हैं। 2x धन 3y बराबर हमको 11 दिया है, और 2x ऋण 4y बराबर हमको दिया है माइनस का 24। विलोपन करें हम, घटा दें, माइनस प्लस, और माइनस है तो प्लस। चलिए 2x से 2x गए, ये 3y और 4y हो जाएंगे 7y। 7y बराबर 11 और 24 हो जाएंगे 35। 7 से आप 35 को काटेंगे 5 बार, तो y का मान आया 5। y का मान 5 आया, किसी भी समीकरण में रखें, वहां से x का मान निकाल लें। तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे 5, तो हो जाएगा 2x धन y का मान 5 रखा तो 15 बराबर 11। तो जब 15 उस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब मुझे मान क्या निकालना था, m का। तो मुझे दिया है एक समीकरण ये, y इज इक्वल टू है mx प्लस 3। तो y का मान क्या है मेरा 5 इक्वल टू m का मान मुझे निकालना है, x का मान -2 है, प्लस ये 3 है। ये पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बराबर m -2, तो 2 से 2 कट गए, -1, m इज इक्वल टू हो गया -1। आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, प्रतिस्थापन लगाना है। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि एक समीकरण से हम क्या निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से x का मान आ जाएगा मेरा 3 - 2y, और ये 3 - 2y में पुटअप करा दूंगा दूसरे समीकरण में। तो यहां ये दूसरा समीकरण है 7, x की जगह मैंने रखा 3 - 2y इक्वल टू 2। 7 का मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 14y इक्वल टू 2। एक मिनट, -15y तो मैं भूल ही गया, -15y भी था, माइनस, चलिए -14y और -15y कितना हो जाएंगे, ये 21 माइनस 29y हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 2। तो ये 21 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बचेगा, 19 बचेगा, माइनस का फाइवर आ गया 19/29। बहुत ही खतरनाक आया ये तो y का मान। एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। x का मान आया 3 - 2y, बिल्कुल सही है। x का मान यहाँ रखा तो 7, 3 - 2y, 7 दूनी 14, 17 21, 7 दूनी 14y, -15y पहले से था, सही है, 15 और 14 29 हो जाएंगे, हाँ सही है। और ये जब 21 वहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 19/29 सही है। y का मान आ गया 19/29। तो यहाँ से फिर x का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से। x कितना था आपका 3 - 2y, तो 3 - 2 यहाँ रखेंगे 19/29। तो 29 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 60, 30 का करने सीधा 90, 90 में से 3 घटा दें तो 87, माइनस 19 का 2 बार गुणा हुआ तो 38। 87 में से 38 घटाएं, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और आपके 7 में से 4 बचेंगे, 9 ये आपका x आ गया, ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये हमें एक वर्ग समीकरण दिया गया है। वर्ग समीकरण दिया है आपको, और k का मान ज्ञात करना है। समीकरण के दो बराबर मूल है। समीकरण के जब बराबर मूल होते हैं तो d कितना होता है, 0। d कौन है, b² - 4ac। b² - 4ac क्या है, 0। इस समीकरण को यदि मैं गुणा करके लिखूं तो ये हो जाएगा kx²। kx का -2 में गुणा किया तो -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ए बी सी क्रम से हो जाएंगे, ए बी सी हो गया। b कौन है, -2k का स्क्वायर -4। ए कौन है, पहला टर्म कौन है, k, और c कौन है, लास्ट वाला टर्म 6, ठीक है ना। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया 4k का स्क्वायर हुआ 4k²। पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 6 चौके 24k, एक के से एक के कट गया, 4 से 24 6 बार कटा, तो k का मान आ गया 6।
बहुत आसान था। चलिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल, तो हम माने कि पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y नहीं मानना है क्योंकि आपका एक चर में द्विघात समीकरण है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। भाई पहली x है और दोनों का योग 27 है, तो दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी। गुणनफल का क्या दिया है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x और 27 माइनस एक्स, इनका जब हम गुणा करें तो ये आता है 182। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो इसको जब पक्षांतर करूं मैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा और प्लस का 182 हो जाएगा। जब मैं 182 के गुणनखंड निकालूंगा, अभाज्य गुणनखंड, तो ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। 14 और 13 का गुणा करेंगे 182 आ जाएगा, बराबर 0। कॉमन आया आपका x माइनस 14, यहाँ से 13 को लिया, ये आया x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 14 और 13। दोनों संख्याएं आपकी, एक बार यदि आप 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 होगी, यदि 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 होगी। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सबसे लास्ट है, उसका अथवा भी करेंगे। हाँ, तो 23 में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूटा है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। तो देखें, मैंने एक आंधी आकर, मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ है, इसे देखें। ये आप देख पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक आंधी आई होगी और ये पेड़ जो है ये टूट गया है। ये पेड़ पहले सीधा खड़ा था, फिर ये पेड़ टूट के गिर गया है नीचे, है ना। ये पेड़ पहले ऐसा सीधा खड़ा था, ये इस टाइप से ऐसा खड़ा हुआ था, और फिर ये पेड़ ऐसा नीचे गिर गया है। अब इन्होंने बोला है कि अब पेड़ के दो भाग हो गए। पहले तो पेड़ पूरा था खड़ा हुआ सिंगल, अब पेड़ के दो भाग हो गए और मुझे पेड़ की हाइट निकालनी है। और ये जो एक एंगल यहां पर बना रहा है, ये कह रहे हैं ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और इसके पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी, मतलब यदि मैं इनके नामकरण कर दूं, ये ए दे दूं, यहां पर मैं इसको बी दे दूं, यहां पर मैं इसको सी दे दूं, तो ये इसके जो पाद बिंदु की दूरी है ये 8 मीटर है। शिखर के और पाद बिंदु, पाद मतलब कि जहां से पेड़ निकल रहा है, इसकी दूरी मुझे दी गई है 8 मीटर। तो मुझे पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की हाइट। तो यहां तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यदि ये एंगल है तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये आपका कर्ण बन जाएगा और ये मेरा आधार है ही। तो यदि मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट और कर्ण, जो पेड़ की लंबाई होगी, पेड़ की जो मेरी लंबाई होगी वो तो कंप्लीट पेड़ होगा ना, ए बी प्लस बी सी। यार ये भी जो आधा टूटा हुआ है और ये बी सी भी, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी। तो मुझे पहले एक बार ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा और बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आधार मुझे पता है, एंगल भी मुझे पता है। तो सबसे पहले हमारा, यदि मैं साइन थीटा लगाऊं, मैं साइन 30 लगा लेता हूं। यदि साइन 30 क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है, हाइट, और कर्ण नहीं, साइन 30 नहीं लगाना, साइन 30 तो मुझे दोनों चीजें नहीं पता है। चलिए इसको छोड़िए, एक सेकेंड, रेजर ये है, ठीक, साइन नहीं लगाना मुझे। चलिए, मुझे लगाना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, 10 लगा लेते हैं। टेन 30 1/√3 होता है, जो कि 10 होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब है आपका h और आधार है आपका 8,
ठीक है ना। तो ये हो गया h/8, तो मेरा h यहां पर आ गया 8/√3, या इसको मैं परिमीकरण करके लिखूं तो ये हो जाएगा 8√3/, ठीक है, ये h आ गया। अब मैं चाहूं तो साइन लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अब, चलिए साइन 30 यदि मैं यहां पर लगा रहा हूं तो साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा लंब मतलब h अपॉन कर्ण मतलब कि ए बी, यहां से ए बी निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ए बी साइन 30 कितना होता है 1/2, और h मेरा कितना आया है 8√3/3, और ए बी मुझे निकालना है। ए बी का मैं पक्षांतर करूं यहां पर ए बी, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 करणी 3/3। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ए बी प्लस बी सी। ए बी मेरा कितना आया है, ए बी आया है मेरा 16 करणी 3/3, और बी सी मेरा कितना आया था, बी सी मतलब एच कितना आया था मेरा 8√3/3। तो 3 तो मेरा एलसीएम आ गया, 16 करणी 3 और 8 करणी, 16 और 8 24 करणी 3 से मैंने इसको काट दिया, ये हो गया 8 करणी 3 इसका आंसर, ठीक है ना। यदि मीटर में दिया था तो ये मीटर में हो गया। चलिए अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था उसको भी हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि एक नदी के पुल, एक कोई नदी है, कुछ इस टाइप से ऐसी नदी होगी कोई, है ना, यहां पर एक पुल बना होगा ये, ठीक है, ये पुल बना है और ये नदी निकल रही होगी ऐसे, बहती हुई जा रही होगी, ये पुल बना है। तो ये कह रहे हैं कि नदी के पुल के बिंदु से, यहां पे कोई बिंदु होगा नदी के ऊपर, इसके नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे देख रही है, कहां, किनारों पर, किनारे कौन है, ये किनारा, एक ये 3 बिंदु आपको मिल गए। तो एक यहां से यहां, एक ये कोण हो दे दिया है, और यहां से जब दूसरे किनारे पर देख रहे हैं तो एक ये कोण दे दिया है, एक 30 है और एक 45 है, और पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पुल मतलब कि किनारों से ऊंचाई मतलब ये हाइट, ठीक है, ऊंचाई हमेशा कैसी लेते हैं, लंबवत, ठीक है। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो मैं एक यहां पर न्यू स्लाइड ले रहा हूं, ये मैंने एक पुल लिया है, ठीक है, आपके लिए मैंने एक यहां पर पुल लिया है, और ये नदी के दोनों क्या हैं, किनारे। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने माना कि यदि जब हम अवनमन कोण निकालते हैं तो अवनमन कोण के लिए मुझे एक क्षैतिज रेखा तो हमें चाहिए पड़ेगी। यदि वस्तु कहीं पर स्थित है तो मैंने माना कि यहां पर कोई वस्तु यहां स्थित है, ठीक है ना। ये एंगल कौन कौन से 30 और 45 थे, शायद देख ले रहा हूं, एंगल 30 और 45 है, ठीक है, और 3 मीटर की उन पे हाइट, ठीक है। चलिए अब ये किनारे हैं, तो मैं इन किनारों को भी यहां पर मिला रहा हूं, ये मैंने किनारों को मिलाया, ये एक किनारा है, ठीक है। दूसरा कलर लें क्या, थोड़ा सा डार्क सा, ये एक किनारा है, ठीक, और एक किनारा मेरा ये है, ये मैंने इसको मिला। अब यहां जो मुझे एक अवनमन कोण दिया है, एक तो मुझे दिया है 45 डिग्री, और एक मुझे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। और पिलर की जो हाइट दी है, पिलर की जो हाइट, पिलर की हाइट कौन सी होगी, ये किनारे से पिलर की हाइट, ये मुझे शायद 3 मीटर दी गई है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, 3 मीटर दी गई, ठीक है, बिल्कुल सही, 3 मीटर। तो ये इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई बिंदु है, ये किनारे हैं, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण है,
चूंकि समांतर रेखाएं हैं, ऊपर ये जो क्षैतिज, ये ऊपर रेखा होती है जो, और ये नीचे का जो आधार होता है, क्षैतिज रेखा और आधार, ये कैसे होती है? समांतर। तो यदि ये 30 डिग्री का है तो एकांतर अंतः कोण के कारण ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ऐसे ही ये ऊपर 45 है तो ये भी 45। तो इसके इस मध्य बिंदु से, ये इस बिंदु से यदि मैं नीचे की तरफ एक लंब डालता हूं तो ये लंब भी कितना होना चाहिए? 3 मीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 मीटर, क्योंकि किनारे से ऊंचाई क्या थी पुल की? 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर होगा। मुझे नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी निकालनी है। यदि हम इनके अब नामकरण करें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी दोनों किनारे हैं। बीच में जब मैंने लंब डाला तो वो डी दे दिया, तो यहां का नाम मैंने एक्स दे दिया और यहां का नाम मैंने वाई दे दिया। दे सकता हूं ये डिस्टेंस जो बी डी की डिस्टेंस है ये मैंने एक्स दे दी, और जो डी सी की डिस्टेंस है वो मैंने क्या दे दी? वाई दे दी। अब यदि मुझे एक एंगल पता है और मुझे लंब पता है, तो लंब और आधार के बीच कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है लंब और आधार के बीच? 10। तो यहां यदि मैं tan थीटा लगाऊं tan 45, तो लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? x। लंब बटे आधार होता है 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 क्या होगा? tan 45 तो यहां पर 1 हो जाएगा, 3/x। ये 1 हो गया, 3/x। x का मान यहां हो गया 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस तो 3 आ गई। अब बात करें इस तरफ की, तो इस तरफ भी मैं क्या लगाऊंगा? 10 ही लगाऊंगा। tan 30 इज इक्वल टू लंब 3 अपॉन आधार बाई, tan 30 होगा 1/√3 इज इक्वल टू 3/y। तो y का मान हो गया आपका 3√3। अब मुझे यदि BC ज्ञात करना था, मुझे ज्ञात करना था BC, तो BC किससे मिल रहा है? BD प्लस DC से, या इसी को हमने नाम दिया था x प्लस y। x मेरा आया है 3 और y आया है मेरा 3√3। दोनों में से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 + √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने यहां पर हल कर लिए हैं। और निश्चित तौर पर यह जो एग्जाम है इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, क्योंकि लगभग इसमें 10th यूनिट तक आया है, आपकी 14th यूनिट है, तो 60 से 70% आपका यहां पर सिलेबस कवर किया गया है। MPSOS ने इस एग्जाम को प्रिंट किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में पेपर बनाया गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, तो इसको आप एक बार जरूर पूरा हल करें। ये निश्चित तौर पर आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है, तो जो बच्चे ये टारगेट बना के रखे हैं कि उनको अच्छे अंकों से पास होना है, तो निश्चित तौर पर यह आपको बहुत ही मदद करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपको यह पेपर सरल लगा है, कठिन लगा है, मॉडरेट है, एवरेज लगा है, या कोई और आपका यहां पर डाउट है, तो वो मुझसे जरूर कमेंट के द्वारा डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।